हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि हर बार प्रीलिम्स में ना 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस, ठीक है, बेसिक नॉलेज, ठीक है, उसके साथ किया जा सकता है इनको। और 30-40 क्वेश्चन में 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉमन सेंस, अगर आपने उसके बारे में नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, फिर भी आप उन क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट जज करके सही कर सकते हैं। सो ऐसे वीडियोस के मैं 2-3 वीडियो लेके आऊँगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड पूरे होंगे वो। और उसमें क्या होगा कि जितने भी बेसिक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होंगे कि जो आप इजीली, बिना नॉलेज नहीं है फिर भी अगर आपने कॉमन सेंस लगाया, दिमाग आपका एक्टिव है एग्ज़ाम हॉल में, आप इजीली 30 से 35 क्वेश्चन तक आराम से पहुंच जाएंगे। सो अभी मैंने कुछ 2024 के क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक, ऐसे करके मैं सीरीज़ निकालता रहूँगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको आइडिया हो जाएगा, बार बार उसको प्रैक्टिस करना है। और आप लोग भी जब PYQ करेंगे, सो जो मैं अभी बता रहा हूँ कि कैसे ऑन द स्पॉट करना होता है क्वेश्चंस को, नॉलेज नहीं है फिर भी कैसे अप्लाई करें, सही तक कैसे पहुँचें, तो सेम प्रैक्टिस आपको भी करनी जब भी आप PYQ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और मैं सारे वीडियोज़ में जो 2-3 वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं वही क्वेश्चंस डालूंगा जो बेसिक नॉलेज या बेसिक कॉमन सेंस, अगर आप एक्टिव हैं दिमाग से वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में 100% वो सही होंगे। और ऐसे 30-40 क्वेश्चन हर बार प्रीलिम्स में होते हैं और वही 30-40 आपका गेम बनाएंगे, वही गेम बिगाड़ते हैं, ठीक, गलती वहीं पर होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, देयर आर रेफरेंसेज ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट इन एंशियंट इंडिया, देयर वर लार्ज इंटरपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड टैरिफ। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन काल में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। अब सुनो, ये क्वेश्चन मान लो मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता है एंशियंट टाइम में पोर्ट्स थे नहीं थे, मुझे नहीं पता है, या मैंने किसी अपने रिसोर्स में पढ़ के नहीं आया हूँ। बट अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊँ कि एंशियंट टाइम की बात कर रहा है तो उस टाइम भाई हवाई जहाज़ तो थे नहीं, ठीक है, क्या था, समुद्र ही था। तो समुद्र के थ्रू ही जो कुछ ट्रेड होता होगा। तो अगर समुद्र के थ्रू ट्रेड हो रहा होगा तो सीधी सी बात है कि बंदरगाह जरूर होंगे, ठीक है, रेफरेंस तो पक्का ही होगा। और रेफरेंस का मतलब होता है कि एक भी बंदरगाह मिल जाएगा तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो एंशियंट टाइम में रिवर पोर्ट्स थे नहीं थे मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बट मैं अपने कॉमन सेंस से सोच रहा हूँ कि भाई अगर पहले व्यापार होता भी होगा सो सिर्फ नदी और ओशियन यही एक सहारा थे और व्यापार होने का कोई चांस ही नहीं था, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट क्या करूँगा, मैं सही कर दूंगा। फिर कह रहे देयर वर लार्ज इंटरपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड टैरिफ, गोदाम थे वहाँ पे। अब भाई जहाँ पे पोर्ट होगा वहाँ पे गोदाम तो बनाए ही जाएंगे, तभी तो ट्रेड पॉसिबल होगा। बंदरगाह पे ट्रेड करोगे जब, वहाँ के आसपास एरिया में क्या होगा, आपको गोडाउन बनाने ही पड़ेंगे। सो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए। अब इस चीज़ के बारे में कहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वहीं पे कॉमन सेंस लगाया। बस दिक्कत क्या होती ना, हम हड़बड़ी में रहते हैं एग्जाम हॉल में ना, तो क्वेश्चंस ढूंढ नहीं पाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढना होता है वहाँ एग्जाम हॉल में, फटाफट ये क्वेश्चन आपके वहीं पर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है नॉट ट्रू इकोलॉजिकल नीश, ठीक, पारिस्थितिकीय निकेत में कौन सा सही नहीं है। अब कह रहा है डोमिनेंट स्पेसीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीश, बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत तो होगा नहीं। डोमिनेंट स्पीसीज मतलब क्या, जो हावी रहती हैं स्पीसीज वो ज़्यादा एरिया कवर करेंगी, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम लार्ज इन इकोलॉजिकल नीश ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम इफ रिसोर्स आर सफिशिएंट। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या अधिक हो जाती है। अगर संसाधन हमारे पास सफिशिएंट है, ठीक है, तो प्रजातियों की संख्या अधिक नहीं होगी, वो क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सबको बराबर बराबर रिसोर्स मिल रहे हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। फिर आता है नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीश इफ रिसोर्स आर सफिशिएंट। यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाएगी। अब एक बात बताओ, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर आपके पास संसाधन पर्याप्त है, मान लो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपनी बात करिए, अगर आपके घर में सारे संसाधन पर्याप्त हैं तो एक बात बताइए, आपको क्या कोई दिक्कत होगी ग्रो करने में, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी क्या, जबकि ग्रोथ क्या होगी और बढ़ेगी। अगर संसाधन पर्याप्त हैं तो ग्रोथ बढ़ेगी। तो कह रहा है कि अगर जो है रिसोर्स लिमिटेड हैं, सफिशिएंट है मतलब पर्याप्त हैं, तो
स्पेसीज घटना शुरू हो जाएंगे। ये तो कतई मतलब हो ही नहीं सकता। जब अगर संसाधन पर्याप्त होंगे तो क्या होगा, अपने आप उनकी ग्रोथ होगी। तो यही गलत है। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इसके लिए आपने इकोलॉजिकल नीश पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सिर्फ इसके ऑप्शंस को आपको डिकोड करना था कि भाई ऑप्शंस में क्या बोल रहा है, बस उसके बेसिस पे जज करना था। और ऐसे क्वेश्चंस की मैं सीरीज लाऊंगा, इसमें मिलेंगे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक मैं खींच दूंगा और सिखा दूंगा कि कैसे होता है। अब ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है। सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, 2 मिल गए हमें, आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब ये क्या है, ये जो पूछा गया है क्वेश्चन, यकीन मानो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इतनी बेसिक नॉलेज मैं मान के चलता हूँ कि ज्योग्राफी आपने कर रखी होगी, गलत नहीं करोगे ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, ये ऑन द स्पॉट क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में वहीं करो, कोई टेंशन नहीं पढ़ा है भाड़ में जाए। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल्स। ऑनेस्टी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस। अब इसका स्टेटमेंट समझो, अगर तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे कमिटमेंट भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए। बिना इसके तो वैज्ञानिक जांच संभव है ही नहीं। तो पहला सही हो गया। फिर कह रहा है विज्ञान में ईमानदारी, अगर आपने कोई रिसर्च करी है और आपने फॉल्स रिसर्च दे दिया, ठीक है, तो कल को कोई आपकी ही रिसर्च से निकाल देगा आपकी गलतियों को। ठीक है, तो हमेशा क्या है, साइंटिफिक रिसर्च हमेशा किस चीज़ को सपोर्ट करेगी, ऑनेस्टी को। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। अब इसको आपको कहीं पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, ये वहीं ऑन द स्पॉट कर दोगे बस। लेकिन क्या है, उन 150 क्वेश्चंस में हड़बड़ी में ना ये सब क्वेश्चन दिखते नहीं हैं, दिखते भी हैं तो जल्दबाजी में ये भी गलत हो जाते हैं। ठीक, और दिमाग को शांत रखते हुए करना है वहाँ पर। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। शिवाजी के बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा है। शिवाजी हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम बिग देशमुख। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। दिस देशमुख वर नॉट इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट एंड वांटेड टू रिमेन एज अ फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ बीजापुर। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। अब सीधी सी बात है, देखो शिवाजी जब मराठा एम्पायर का यूनिफिकेशन कर रहे थे, एकीकरण कर रहे थे, सो जो लोकल लेवल के लोग होंगे, जो पावरफुल होंगे, उनको क्या होगी, उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उनकी जो ऑटोनॉमी है, ठीक है, स्वायत्ता जिसको बोलते हैं, वो क्या होगी, वो हैम्पर होगी। तो पहली चीज़ तो सही है, शिवाजी को बड़े देशमुख का सामना करना पड़ा था। क्योंकि अब जब भी स्टेटमेंट और रीजन का आए क्वेश्चन तो बीच में हमेशा क्योंकि लगा दिया करो। क्योंकि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। ठीक, तो रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है और ये भी सही है। अब कैसे कह रहा है कि शिवाजी को सामना करना पड़ा। अब सामना करना पड़ा क्योंकि ये जो स्वतंत्र मराठा राज्य का मतलब क्या हो गया, पावर सेंट्रलाइज हो जाती, शिवाजी ही मेन राजा होते, शिवाजी को ही सबको रिपोर्ट करना पड़ता। लेकिन ये जो देशमुख थे ये क्या थे, ये अपने अपने लोकल लेवल पे टेरिटरी के एक तरीके से समझ लो छोटे छोटे राजा ही हुआ करते थे। तो इनको तो दिक्कत होगी ही अगर शिवाजी पूरे मराठा एम्पायर को एक करेंगे तो, है ना। सो विरोध का सामना करना पड़ा था। अब ये कॉमन सेंस की बात है, वहीं पे ऑन द स्पॉट लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि देखो सिंक जब करता है ना, शिवाजी को सामना करना पड़ा। अब इसको गलत नहीं कर सकते हो, कारण जैसे ही पढ़ोगे तो तुम कहोगे यार दूसरा तो सही है, यही इसका कारण हो सकता है। अगर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होता है, आपस में स्वतंत्र हैं दोनों स्टेटमेंट, अभिकथन और कारण, तब दिक्कत होती है कि भाई हाँ क्या होना चाहिए है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसने जो पहला स्टेटमेंट दिया है ये बहुत छोटा स्टेटमेंट दे दिया है कि शिवाजी को विरोध का सामना करना पड़ा। अब ये अधूरा ही है, समझ लो क्यों करना पड़ा उसने बाद में दिया, रीजन बाद में दिया है। अब रीजन से तुम समझ जाओगे कि हाँ भाई सामना करना पड़ा, और ऐसे क्वेश्चंस वहीं पे हो जाते हैं। अब ये देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है। हिमालय अभी भी ऊंचे हो रहे हैं, हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद यूरेशियन प्लेट। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। अब ये मैं फिर वही बात बोलूँगा, बेसिक ज्योग्राफी जिसने भी पढ़ी है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, प्रीलिम्स निकालने के मूड में है, उसका ये क्वेश्चन 100% सही होगा, और नहीं पता है तो भी सही होगा। ठीक, बेसिक है, हमें पता है कि जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो आके ऊपर हिट करी थी, तो दूसरा कारण तो सही हो गया। और जब हिट करी थी तो हमें पता है कि जब दो प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं तो फोल्ड माउंटेन बनते हैं, और फोल्ड माउंटेन बनते हैं तो क्या होते हैं, वो अपराइज होते हैं। तो हिमालय अभी भी वो प्लेट तो कहीं भाग तो गई नहीं है, वो दोनों एक दूसरे पे प्रेशर तो डाल ही रही हैं, तो क्या होगा, हिमालय ऊपर उठेंगे। ठीक, बेसिक नॉलेज। अब देखो ये क्वेश्चन है, मान लो मुझे नहीं पता है, टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वॉज सक्सेसफुल। भारत पर तुर्की का आक्रमण सफल हुआ। अब मुझे ये पता है कि जो टर्की था, टर्की ने आक्रमण तो किया था इंडिया पे, ठीक है, आक्रमण किया था, ये बात कन्फर्म है।
ठीक। अब अगर आक्रमण किया था और टर्की राजाओं के बारे में सुन रखा है, जितने भी उधर से सब आए थे अफ़गानिस्तान वाले रूट से, ठीक, तो अब अगर कोई भी आक्रमण सफल कब होगा, मान लो एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, ठीक, ए ने बी पे अटैक किया और बी में क्या है, यूनिटी नहीं है, यहाँ पे यूनिटी नहीं है, तो क्या होगा, ए अपने आप कब्जा कर लेगा। तो जब तुर्की यहाँ पे आए होंगे तो क्या रहा होगा उसका कारण, क्यों सक्सेसफुल हुए होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल यूनिटी नहीं रही होगी। नॉर्थ इंडिया इसलिए लिख दिया है, कन्फ्यूजन ना लगे, क्योंकि जब भाई पहले सी रूट से तो आते नहीं थे, वही अफ़गानिस्तान वाला रूट पकड़ते थे ये सब जितने भी इन्वेडर थे। तो जब पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होगी, अगर हमारे घर में झगड़ा हो रहा है और कोई बाहर का आदमी डोमिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे घर में यूनिटी नहीं है। सो आक्रमण क्यों सफल हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। तो दोनों सही एक्सप्लेन भी करते हैं। अब हमें टर्की नहीं पढ़ा था भाई कि नहीं पता है, लेकिन हमें कॉमन सेंस तो पता है कि अगर कोई आक्रमण हुआ है तो एकता नहीं रही होगी, तभी वहाँ पर उसका कब्जा हो पाया। और बेसिक हिस्ट्री अगर हमने पढ़ रखी है तो हमें ये पता है कि इंडिया में लगातार अटैक होते रहे हैं और इंडिया लगातार गुलाम बनता गया है। तो सीधी सी बात है, टर्की भी आए होंगे तो अगर 10% भी सक्सेसफुल हुए होंगे तो सक्सेसफुल उनका अटैक माना जाएगा। ठीक, रीजन उसका दिया हुआ है तो दोनों सही हो गए। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हैं। अब ये देख लो, ये तुमने नहीं पढ़ा होगा, मान लो कुछ नहीं पता है, बस इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज द इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर। विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। विकास का मतलब ही क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड, वेलफेयर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। पर कैपिटल इनकम इज नॉट सफिशिएंट मेजर टू ऑफ डेवलपमेंट। देखो, पर कैपिटल इनकम एक क्या है, एक लूप है, मैं बता देता हूँ कैसे। मान लो ए बी सी, ठीक है, और डी, ये 100 रुपये कमा रहा है, ये 100 कमा रहा है, ये 150 कमा रहा है, ये 5000 कमा रहा है। ठीक, अब हम जब पर कैपिटल इनकम निकालते हैं ना, तो ए बी सी डी इन सब का एवरेज निकाल लेंगे। मान लो एवरेज आया 100 रुपये, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय 100 रुपये हो गई। लेकिन जब तुम जेन्युइन मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम को ट्रेस करोगे तो पता चलेगा ए के पास 100 हैं, बी के पास 100 हैं, सी के पास कितने हैं, 150 हैं, और डी के पास कितने हैं, 5000 हैं। तो सारा पैसा लेके कौन बैठा है, ये बैठा है। लेकिन जब एवरेज निकालते हैं तो आ गया कि भाई जो है सबकी प्रति व्यक्ति आय 100 रुपये है। ठीक, बट यहाँ पे 150 है, एक की 5000 है। जैसे इंडिया में क्या है, अंबानी के पास बहुत पैसा है, ठीक है, और एक जो सैलरीड आदमी है उसके पास उससे कम है, एक जो चाय का ठेला लगाता है उसके पास उससे भी कम है पैसा। लेकिन जब हम पर कैपिटल इनकम निकालेंगे तो क्या होगा, अंबानी, सर्विस वाला, चाय वाला, इन तीनों की इनकम जोड़ेंगे और एवरेज निकाल देंगे। तो मान लो 2000 रुपये आई, सपोज करो 2000 रुपये आई, तो जब तुम एक्चुअल में देखोगे तो क्या सच में 2000 है पर कैपिटल इनकम, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, और अंबानी की तो सबसे ही ज़्यादा होगी। लेकिन तो क्या है, ये एक पर कैपिटल इनकम क्या है, एक फॉल्स होप रहती है। ठीक, तो अब रीजन में देखो क्या कह रहा है, पर कैपिटल इनकम इज़ नॉट अ सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है, बट ये दोनों क्या है, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आपस में इंडिपेंडेंट हैं, सही दोनों हैं। ठीक, और क्यों नहीं है पर्याप्त, ये मैंने अभी समझा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिक है, बेसिक पढ़ोगे आराम से हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखो, बेसिक पॉलिटी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल पर काम नहीं कर सकता। क्या किया, काट दिया, गलत हो गया। अब एजर्सन रीजन की खासियत यह है कि अगर तुमको एक गलत मिल गया तो सीधे सीधे तुम्हें क्या मिल जाएगा, आंसर ही मिल जाएगा। क्या मिल गया, ए फॉल्स है तो बी अपने आप सही हो जाएगा, और कहीं पे कुछ स्कोप ही नहीं छोड़ता है। तो जब भी रीजन और एजर्सन के क्वेश्चन करो ना, तो कोशिश किया करो कि गलत ढूंढो, उसमें कोशिश करो कि गलत मिल जाए फटाफट। जितनी जल्दी गलत मिलेगा उतनी जल्दी उसका आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइसेस। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, इसको मैं नहीं बता रहा। ठीक, इतना बेसिक क्वेश्चन है ये। अब ऐसे ही जब PYQ करना है, जब भी PYQ करोगे तो उसमें ये चीज़ दिमाग को एक्टिव रखना है कि अच्छा चलो ये मुझे क्वेश्चन नहीं आता था, इसमें नॉलेज नहीं थी, क्या मैं बिना नॉलेज के कॉमन सेंस से इसमें कुछ तिकड़म लगा सकता हूँ, कुछ मामला भिड़ा कर देख सकता हूँ इसको। ठीक, ये काम करना है। अब ये देखो, आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ एन इमरजेंसी। ठीक, 352 में आपातकालीन, ठीक है, एन इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम। ठीक।
ठीक। इमरजेंसी भाई कभी भी किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, ये भी बात सही। ये दोनों बात सही है, बट क्या है, एक्सप्लेन नहीं करती है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो ये व्याख्या तो नहीं हुई ना। संविधान में प्रोविज़न लिखा होना अलग बात है और इमरजेंसी की सिचुएशन उत्पन्न होना अलग बात है। तो ये दोनों सही तो हैं बट इंडिपेंडेंट हैं, आपस में एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब ये देख लो, एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ उत्सर्जन हो रहा है। अब उत्सर्जन होगा तो कोई इन्वायरमेंट से संबंधित संस्था होगी, तो डी का क्या करोगे, 2 लगा दोगे। फिर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो, ट्रेड में करते हो। ट्रेड कहाँ है, यहाँ पे है। तो सी का 4 मिल गया आंसर और डी का 2, ऑप्शन ए हो गया, ठीक। अब ये क्या था, इसमें कुछ नहीं करना था, इन्हीं के कीवर्ड को पकड़ो, इन्हीं के साथ मैच कराते चलो। उत्सर्जन है तो कौन रिपोर्ट निकालेगा, पर्यावरण से ही कोई संबंधन निकालेगा, ठीक। निवेश करोगे कहाँ करोगे, जहाँ पे व्यापार होगा वहीं पे तो निवेश करोगे, आंसर मिल गया। अब रिपोर्ट रटने की थोड़ी ज़रूरत है, कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस। अब ये देख लो, इसकी हिंदी मैं नहीं लिख पाया हूँ लेकिन समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन से फंक्शन है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के। देखो अब ये बेसिक है वैसे, कंडक्ट करना इलेक्शन, स्पीकर की पोस्ट डिप्टी स्पीकर, ठीक, गलत है ये। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ये भी गलत है। और जितने भी डाउट होंगे इलेक्शन से संबंधित वो कहाँ होंगे, उनको भी ये करता है डिसाइड इलेक्शन कमीशन, नहीं, वो जाते हैं सीधे कोर्ट में मामले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। सो मेरा ये समझाने का मतलब इतना था बस कि जब भी PYQ करो तो इन क्वेश्चंस को प्लीज़ मतलब रिव्यू करते चलो कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। कहाँ से पकड़ सकते हो क्वेश्चन को, कहाँ नहीं कर सकते हो। ऐसे 40 क्वेश्चन भी मिल गए ना, यकीन मानो प्रीलिम्स हाथ में है। और मैं 2 वीडियो और डालूंगा ऐसी ही, ठीक, जहाँ पे बेसिक नॉलेज कॉमन सेंस के साथ आप क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत ईजीली। जरूरी नहीं कि आपको सब आता हो। ऐसे ही RO का एग्ज़ाम हुआ था 2024 वाला, उसमें कम से कम 45 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिना नॉलेज के कॉमन सेंस से वहीं पे हो सकते थे। तो मैं बस इसीलिए कहता हूँ कि जब नॉलेज नहीं काम कर रही है तो दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या बिना नॉलेज के भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करना, और भी वीडियो मैं डालूंगा। और मेरा भी मेंस है तो अभी मैं इसमें बिजी हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।